हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था बेटा अपना टॉपिक फंडामेंटल का कौन सा, पार्टनरशिप डीड। और लास्ट क्लास में ही मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पार्टनरशिप डीड पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस या किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनके बारे में वार्तालाप करूंगा, उन्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, उन्हें लिख कर दिखाऊंगा। ठीक, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए बेटा हम क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक रेफ़र करेंगे, टी.एस. ग्रेवाल। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला भी था कि हम टी.एस. ग्रेवाल को फॉलोअप करेंगे। ये टी.एस. ग्रेवाल का सबसे लेटेस्ट एडिशन है 2022 का, जो आपका 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, हम इसमें से अपने क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस। देखिए मैं अपना बेस्ट रखने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। एक बार बात करते हैं आपसे क्वेश्चंस पे। चलिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सब सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक बार देखिएगा और समझिएगा। वो आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी बुक का है, टी.एस. ग्रेवाल का, पेज नंबर 2.83 पे है क्वेश्चन नंबर 1। हम रीड करते हैं और देन उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है टॉपिक में, पहला क्वेश्चन में, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू, यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप इसमें नहीं है तो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पे कैसे रूल्स एप्लीकेबल होंगे, यानी कि मीन्स क्या अलाउ होगा क्या अलाउ नहीं होगा हमारे को बताइए। यानी कि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप उनको बताइए कि क्या अलाउ किया जाएगा क्या अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं 3 और 3 6। हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, देन एक करके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनको समझते हैं। मैं एक बार आपको 1 मिनट लगा के अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा दूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में बेटा आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी, आपने पढ़ा था उसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं, क्या क्या लिखा जाता है। साथ ही आपने ये भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि हमें पार्टनरशिप डीड क्यों करनी चाहिए। ठीक है, साथ में आपने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है, ठीक, तो आपको याद होगा कुछ लॉ जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन से वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, हम उन्हीं पॉइंट्स का सहारा लेकर अपने दिए हुए नीचे 6 पॉइंट्स को सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, सैलरीज टू पार्टनर्स। आपको याद होना चाहिए, हमने अगर पार्टनरशिप में डीड नहीं कर रखी है तो किसी भी पार्टनर को किसी प्रकार की कोई सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी। क्लियर है बात, किसी प्रकार की कोई सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है बात, नहीं ठीक है, स्पष्ट है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या पार्टनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल पे ब्याज दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा साहब। अगर डीड होती है तो उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है परसेंटेज क्या है, अगर डीड नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स की कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था, अगर डीड है तो वहाँ पर परसेंटेज मेंशन होगी, अगर डीड नहीं है तो मैक्सिमम 6% पर एनम के रेट से हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, 6% पर एनम के रेट से हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है। डी पॉइंट में क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा अगर डीड नहीं है तो कैसे होगा बेटा, इक्वली। पढ़ा था आपने ये भी कि अगर समझौता नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई डीड नहीं है तो प्रॉफिट को बराबर बांट दिया जाएगा पार्टनर्स के मध्य में। ठीक है, ई पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो पार्टनर्स के द्वारा की गई ड्राइंग है उस पर क्या रेट रहेगा इंटरेस्ट का। तो बेटा आपको याद होगा अगर डीड होती है तो उसमें परसेंटेज मेंशन होता है, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी पार्टनर्स से किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा उनके द्वारा की गई ड्राइंग्स पर। ठीक है बेटा, लास्ट एंड फाइनल क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, क्लियर है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यानी कि फर्म पार्टनर से किस परसेंटेज पे इंटरेस्ट प्राप्त करेगी, बताइए।
किस रेट पर प्राप्त करेगी? 0%। यानी कि सिंपल मीनिंग में पार्टनर को दिए हुए लोन पर फर्म उससे ब्याज नहीं ले सकती अगर डीड नहीं है तब। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? ये तो हो गया ओरली, बट हमारे को तो क्या करना है, हमारे को तो एग्जाम रिटर्न में लिखना है। तो बेटा अगर देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, सब अपना बेस्ट रखते हैं, और भी जो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी हैं मैंने देखी हैं, मैंने सीन की हैं, सभी टीचर्स अपना अपना बेस्ट रख रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक। बट कई जगहों पर बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कि सर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे लिखें? कैसे लिखें मीन्स कितने लाइन का लिखें, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में ये रहता है कि 2 लाइन में ख़त्म करना है, 1 लाइन में ख़त्म करना है, या मुझे तो इसका आंसर 1 शब्द में आता, मैं 1 शब्द में लिख दूँ क्या? ठीक है, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो उपाय क्या है बेटा? नंबर्स, यानी कि मार्क्स। आप क्वेश्चन को रीड करने के बाद देखिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपको 1 नंबर अलॉट कर रहा है तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने क्वेश्चन को 1 वर्ड में ख़त्म कर दीजिए या 1 सेंटेंस में ही ख़त्म कर दीजिए। क्लियर है? अगर उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको 2 या 2 से ऊपर मार्क्स अप्रोच किए जा रहे हैं, अलाउ किए जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने जो आंसर है उसकी लेंथ को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। यानी कि 1 सेंटेंस की जगह क्या कर दीजिए, 2 सेंटेंस कर दीजिए, 2 लाइन कर दीजिए। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? तो जैसे कि मैं आपको समझाऊं, अगर यही क्वेश्चन 1-1 नंबर में पूछा जाएगा, अगर सेम क्वेश्चन आपसे 1-1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? एक टाइटल डाल देंगे बड़ा सा, बीच में क्या लिख देंगे? व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई टू रिजॉल्व द मैटर्स। उनके समझौते को सुलझाने के लिए क्या हो जाएगा, एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लग जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अपना टाइटल डालिए पहला, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स 1 नंबर का लिख दीजिए, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 1 नंबर का लिख दीजिए, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिख दीजिए 6% पर एनम। यानी कि अगर 1-1 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप भी अपनी बात को 1-1 वर्ड्स में, 1-1 सेंटेंस में लिख के ख़त्म कर दीजिए। ठीक है बात? लेकिन हाँ, अगर वही क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के आ रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपसे 2 मार्क्स में यही पूछ लिया गया कि पार्टनर्स के मध्य में कोई डीड नहीं है। क्लियर है? आप बताइए कि क्या उनको सैलरी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, अपना बेस्ट रखते हुए। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लिख दीजिए इफ द पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, इफ़ द पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will be applied to resolve the dispute। यानी पार्टनर्स मध्य में होने वाले जो भी विवाद हैं उनको रिसॉल्व करने के लिए क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना? अब लिख दीजिए एज पर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक, पार्टनर्स डू नॉट अलाउड एनी सैलरी लिख दो या फिर रेम्यूनरेशन लिख दो एक ही बार में। पार्टनर्स डू नॉट अलाउड एनी रेम्यूनरेशन इफ
देयर इज नो एनी पार्टनरशिप डीड। खत्म। ये ऐसे कब लिखना है आपको? ऐसे तब लिखना है जब आपके क्वेश्चन में डिमांड कितने की हो रही है, 2 या 3 मार्क्स की। अगर क्वेश्चन आपसे 2 या 3 नंबर के बंदे में पूछा गया तो आप अपने क्वेश्चन को लेंथ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बात नहीं? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको ये भी पता लग गया, आपका डाउट क्लियर हो गया कि हम अपने पेपर में कैसे प्रेजेंट करेंगे। डिपेंड करता है बेटा नंबर्स पे कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितने नंबर दिए जा रहे हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो तरीका अलग होगा, अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो थोड़ा तरीका सा अलग हो जाएगा। ठीक है बात नहीं? ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा होगा, पढ़िए जरा एक बार क्या लिखा है स्क्रीन पर। महेश और रमेश पार्टनर हैं, सॉरी महेश रमेश सुरेश 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में कोई समझौता नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल के ख़त्म होने पर बिजनेस में उनके कुछ फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। वो आपसे चाहते हैं कि साहब हमारे मध्य जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, आप अपने हिसाब से लॉ के हिसाब से उनको क्लियर कर दीजिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है बात नहीं? ठीक है, पहला डाउट क्या है, महेश वांट्स दैट, महेश चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए टू द पार्टनर्स को, बट लेकिन रमेश और सुरेश डू नॉट एग्री, यानी रमेश और सुरेश एग्री नहीं है इस बात को लेकर। तो क्या अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बताइए? नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर पार्टनर्स के मध्य में कोई डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता। क्लियर है बात नहीं क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता। ठीक, सेकंड पॉइंट, रमेश वांट्स दैट, रमेश चाहता है कि पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। यानी कि अब की बार रमेश चाह रहा है कि साहब पार्टनर्स को सैलरी अलाउ की जाए, यानी कि पार्टनर्स को ये अलाउ किया जाए कि ड्राइंग की जा सके उनके द्वारा सैलरी के रूप में, लेकिन रमेश और सुरेश इस बात के लिए एग्री नहीं है। यानी कि सॉरी, महेश एंड सुरेश इस बात के लिए एग्री नहीं है, रमेश एग्री है। तो क्या वो अलाउ किया जाएगा? बताइए, नहीं किया जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई भी ड्राइंग पार्टनर्स नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है ये। ठीक है बात नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महेश एंड रमेश वांट्स दैट, महेश और रमेश चाहते हैं कि सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डू नॉट एग्री। यानी कि वो दोनों चाहते हैं, महेश और रमेश, की जो सुरेश ने लोन लिया है फर्म से, सुरेश ने लिया है फर्म से लोन, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट दे, लेकिन सुरेश मना कर रहा है, साहब मैं नहीं दूंगा। तो बताइए, रमेश और महेश के द्वारा किया जाने वाला क्लेम ठीक है या सुरेश सही कर रहा है कि वो ब्याज नहीं दे रहा? बताइए, सुरेश सही कर रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा लिए गए लोन, यानी अगर उसने फर्म से कोई लोन लिया है तो उस पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर कैपिटल, यानी महेश और रमेश ने ज़्यादा पैसा लगाया है। दे डिज़ायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और वो डिज़ायर कर रहे हैं, वो इच्छा जता रहे हैं कि सब जो प्रॉफिट है वो उनकी कैपिटल रेशियो में बांट दिया जाए, लेकिन सुरेश एग्री नहीं है। बताइए क्या होना चाहिए? अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा ना, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट बराबर बटेगा, बात खत्म। चाहे उनके बीच में पैसा किसी ने भी कितना लगाया हो, किसी ने भी कितना कम लगाया हो, लेकिन पैसा कैसे बटेगा? इक्वली, एकदम बराबर बराबर। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको प्रत्येक पॉइंट समझ में आया होगा। बस आपका डाउट अब यहाँ पे है कि सर हम उसको पेपर में लिखेंगे कैसे। सपोज दैट कि अगर सेम क्वेश्चन पेपर में आपके आ जाए कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पेपर में आपके आ गया 4 to 5 मार्क्स का, तो क्या मतलब हुआ कि भाई एक एक नंबर के 4 पॉइंट्स हो गए, तो आप उसको लिखेंगे कैसे? देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? द पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है। देन, तब, या देयरफॉर लिख दो, THERE, देयरफॉर द प्रोविजंस ऑफ
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। किसके लिए? टू रिजॉल्व द फॉलोइंग डिस्प्यूट, यानी जो नीचे डिस्प्यूट दे रखे हैं उनको सॉल्व करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। यानी पहला डिस्प्यूट क्या था बताइए? पहले डिस्प्यूट में महेश चाहते कि साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाए, लेकिन रमेश और सुरेश नहीं चाहते। तो क्या महेश के द्वारा किया गया क्लेम सही है? बताइए, लिखिए उसका आंसर। अगर प्रोविज़न में क्या लिखा है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट बी अलाउ नहीं किया जाएगा। हैंस इसलिए महेश के द्वारा क्या आएगा क्लेम? महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, तो महेश का क्लेम है वो स्वीकारा नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक पॉइंट और लिख के दिखाता हूँ। इसी का बी पार्ट क्या लिखा है? रमेश चाहता है कि साहब ड्राइंग करने की परमिशन दी जाए, लेकिन महेश और सुरेश मना कर रहे हैं। प्रोविजंस पता है आपको, क्या लिखेंगे? पार्टनर्स डू नॉट अलाउ एनी ड्राइंग फ्रॉम फर्म, सो इसीलिए क्लेम ऑफ रमेश इज नॉट एक्सेप्टेड, जो रमेश का क्लेम है वो भी स्वीकारा नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपने आगे पॉइंट्स लिख देंगे। समझाइए बात नहीं आई? आप अपने क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आपको और देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2021। ए और बी पार्टनर हैं विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, बिना किसी समझौते के। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल, उन्होंने पैसा लगा रखा है 35,000 ए ने और 20,000 बी ने। 1 अक्टूबर 2021 को ए ने एक लोन दिया है फर्म को 8,000 रुपये का विदाउट एनी एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि उसने इंटरेस्ट के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2022 के लिए क्या दे रखा है? 15,000 रुपये। बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी पार्टनर्स ब्याज देने के सहमत नहीं है। सवाल आपसे क्या चाह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स गिविंग योर मेथड, यानी कि वो चाहता है कि आप प्रॉफिट को बांट कर दिखाएं सही प्रकार से, लॉ का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ बेटा? डीड नहीं है। इफ दे डू नॉट हैव एनी डीड इंटरेस्ट ऑन लोन given by partners to the firm will allowed at the rate of 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है,
तो बेटा जो ए ने पैसा लगाया है 8,000 रुपये, उसका रेट क्या लगेगा 6%। बेटा ए ने जो फर्म को लोन दिया है वो कब दिया है 1 अक्टूबर 2021 को, और आपके खाते कब बंद होते हैं 31 मार्च 2022 को। तो बीच में जो टेन्योर है वो कितना है 6 मंथ का, यानी कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6 महीने का रहेगा सिर्फ। तो 8,000 का 6% 6 महीने का अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 240 रुपये। ठीक है, अब आपको वो 240 रुपये हटाने के बाद जो प्रॉफिट है उसको बांट कर दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपये, जिसमें से माइनस क्या हो जाएगा इंटरेस्ट 240 रुपये, माइनस करने के बाद क्या आएगा 15,000 माइनस 240, ये आपका आएगा 14,760। ठीक, अब आप इस 14,760 को ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आएगा बेटा 7,380 इसे मिलेगा और 7,380 इसे मिलेगा। ये है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरे द्वारा किया गया सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके ऊपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।